Hello everyone, welcome to Bond Breakers Chemistry। आज हम अपने सॉलिड्स के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एमडी कैट के क्वेश्चंस और थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड्स, जैसा कि आप सबको पता है सॉलिड्स हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर है। चार स्टेट ऑफ मैटर में से हमारे पास सॉलिड्स भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। अगर मैं कहना चाहूं कि मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिस स्टेट ऑफ मैटर में, वो आपके पास सॉलिड्स है, और जिनके मॉलिक्यूल्स की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी आपके पास सॉलिड्स है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर which has the strongest intermolecular forces and the minimum kinetic energy। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। तो हम बेसिस डिफाइन करते हैं सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की दो। पहली है हमारे पास अरेंजमेंट, दूसरी है आपके पास टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे अगर देखा जाए तो आपके पास दो तरह के सॉलिड्स मिलते हैं आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। जबकि आपके पास टाइप ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपको आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड्स मिलते हैं। हम इन तमाम क्लासिफिकेशंस को और इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो पहली आपके पास टाइप है एमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरी है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एमॉर्फस सॉलिड्स को देख लेते हैं। ए का मतलब होता है नॉट और मॉर्फस का मतलब होता है शेप। ऐसे सॉलिड जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती वो आपके पास क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये आपके पास आ गई इनडेफिनेट शेप। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इररेगुलर अरेंजमेंट। ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स का इररेगुलर अरेंजमेंट होगा वो आपके पास क्या होंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डेफिनेट शेप और इनका यहां पर क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएशन है वो है मेल्टिंग पॉइंट। जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जिसके ऊपर वो मेल्ट कर जाएंगे। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे मेल्ट हो सकेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी क्या होती है, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझ सिर्फ ये लें कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ एग्जिबिट करती हैं खुद को, वो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में तमाम डायरेक्शन में आपके पास सेम प्रॉपर्टीज होती है, तो हम कहते हैं वो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। तो आगे चलते हैं कुछ मजीद पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कूलिंग प्रोसेस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आपके पास स्लो कूलिंग से बनते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं आपके पास फास्ट कूलिंग से बनते हैं। एक चीज जो आपने यहां पे ध्यान में रखनी है कि आपके पास एमडी कैट में एक दफा ये पूछा गया था कि लिक्विड्स की जो है वो स्लो कूलिंग से बनते हैं आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लेकिन आपके पास एक और होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनकी मॉडरेट कूलिंग से आपके पास क्या बन जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये एक एमडी कैट का पास्ट पेपर का पॉइंट है। आई गेस ये आपका यूएचएस का पॉइंट था, यूएचएस का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक दफा इसको देख लें। तो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड्स है वो फास्ट कूलिंग से बनेंगे। तो ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप पार्टिकल्स को स्लोली और एक सिस्टमैटिक तरीके से कूल डाउन होने की परमिशन देंगे या कूल डाउन होने देंगे, तो वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में या रेगुलर अरेंजमेंट में कूल डाउन होंगे। जबकि अगर आप तेजी में बहुत हैपहैज़र्डली पार्टिकल्स को कूल डाउन करेंगे तो वो भी हैपहैज़र्डली और इरेगुलरली अरेंज हो जाएंगे। तो स्लोली आप करेंगे तो वो क्रिस्टलाइन बन जाएंगे, फास्ट कूलिंग आप करेंगे तो वो एमॉर्फस सॉलिड्स बन जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। तो एमॉर्फस सॉलिड्स की एक एग्जांपल जो है वो आपके पास है ग्लास, रबर और प्लास्टिक। यहां पर एक और एग्जांपल है जो पास्ट पेपर में आ चुकी है, वो है जेमस्टोन। तो लोग इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसकी
विजुअल अपीयरेंस की वजह से, लेकिन आपने ये बात कैटेगोरिकली याद रखनी है कि जेमस्टोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। अब बात कर लेते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके पास क्या होंगे, NaCl, टेबल सॉल्ट, शुगर, क्वार्ट्ज, कॉपर, आइस और आयोडीन। तो एक बात आप निमोनिक यहाँ पर ये बना सकते हैं कि जितने भी खाने वाली चीजें हैं, जैसे कि टेबल सॉल्ट है, टेबल शुगर है या आइस है, ये आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्वार्ट्ज, कॉपर और आयोडीन जो है वो आपके पास फिर एडिशनल आ गए, क्या चीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहां पर मैं एक और लेवरेज लेना चाहूंगा कि मैं एक और पॉइंट ऐड कर सकूं। वो पॉइंट क्या होता है कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर आपके पास क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इधर एग्जाम्पल दे दूं तो CuSO4.5H2O, तो ये आपके पास क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में किसी किस्म का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्वेश्चन में आपको मेंशन हो तो आपने ये बात कैटेगोरिकली सोचनी है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये तमाम प्रॉपर्टीज की हमारे पास समरी है और इन तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम इनको देखते नहीं है, लेकिन जिसने अगर एक ओवरव्यू लेना है तो वो इस वीडियो को पॉज करे और एक ओवरव्यू लेने के लिए इन तमाम प्रॉपर्टीज को देख ले। अब हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी ये कहती है कि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिफरेंटली एग्जिबिट करते हैं, डिफरेंटली दिखाते हैं या डिफरेंटली शो करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है कंडक्टेंस की। कुछ आपके पास ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जो सिर्फ एक डायरेक्शन में तो कंडक्टर होते हैं लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो कंडक्टेंस को परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है, फिर मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स की लेयर आ जाती है और फिर आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो अगर मैं देखूं क्या इस डायरेक्शन में कंडक्टेंस जो है वो होगी, तो मैं कहूंगा नहीं, क्यों, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी के परपेंडिकुलर लेके जाऊं तो क्या आप देखते जाइए कि क्या यहां पर किसी किस्म की कंडक्टेंस होगी, तो हाँ, इस डायरेक्शन में कंडक्टेंस होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि वो प्रॉपर्टी कि जो एक डायरेक्शन में तो आपके पास एग्जिबिट हो रही है जैसे कि कंडक्टेंस, लेकिन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कंडक्टेंस है ही नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी आपके पास एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। तो उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज की। तो पहली है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिर आपके पास आ जाती है थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं इलेक्ट्रिकल की, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाती है आपके पास क्लीवेज प्लेन। तो सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या है?
क्लीवेज आपके पास है ब्रेकिंग अप ऑफ अ क्रिस्टल into smaller identical ones। ठीक है, फिर यहां पर आपके पास क्या होते हैं, कुछ क्लीवेज प्लेन्स होते हैं। क्लीवेज प्लेन्स आपके पास क्या होते हैं कि these crystalline solids break along a specific plane। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक प्लेन में टूटते हैं, उस प्लेन को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन। ठीक है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन। अगर आप यहां पर 2 सेकंड के लिए गौर से देखें, अगर आप यहां पर 2 सेकंड के लिए गौर से देखें, तो आपके पास ये जो सॉलिड आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटा है, ये इस प्लेन में टूटा है। ये जो प्लेन है, ये हमारे पास है क्लीवेज प्लेन, और ये बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल तरीके से टूटे हैं छोटे छोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इनको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्लीवेज प्लेन्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टूट गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सिमेट्री ये होती है कि जो आपके पास फेसेस होते हैं या फिर एजेस होते हैं या फिर किसी भी किस्म के एंगल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, अगर आप सॉलिड को मूव करें तो वो रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये फेस है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, आप इस सॉलिड को मूव करें, ठीक है, रोटेट करें, तो ये जो फेस है ये आपके पास क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है टू दिस फेस। ठीक है, फिर यही फेस, यही फेस और यही फेस। अगर मैं इस एज को ले लूं या मैं इस एंगल को ले लूं, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है। अगर जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली सिमेट्री ये होती है कि जो रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन ऑफ फेसेस, angles and edges when a solid is rotated by 360 डिग्री। यहां पर ये चीज बिल्कुल एक्सप्लेन हो रही है कि आप जैसे जैसे अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके एक्सिस पे रोटेट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास क्या हो रहा है, ये फेस जो है रिपीट होता जा रहा है। तो इसको कहते हैं सिमेट्री। यहां पर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको डिस्कस करना होता है। वो डिस्कस करने की बात यह है कि आपके पास एक चीज होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक चीज होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक और चीज आपके पास होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जिस प्लेन में आपके पास सिमेट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेन है ये आपके पास सिमेट्रिकल है टू दिस प्लेन, तो ये आपके पास क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आपके पास मोर देन वन हो सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिस एक्सिस पे सिमेट्री है वो आपके पास मोर देन वन हो सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एक चीज होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सिर्फ एक होता है। ठीक है, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले अपने टेस्ट में तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए।
यहां पर सिमेट्री देखी जाए तो हम उस सिमेट्री की बात कर रहे हैं, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये कोर कॉन्सेप्ट है ऑफ अनचेंज्ड एटम्स अरेंजमेंट। मतलब अगर आप क्रिस्टल को 180 डिग्री भी रोटेट करें तो भी उसका क्रिस्टल सेम रहेगा, 120 डिग्री करें तब भी सेम रहेगा, और 90 डिग्री करें तब भी सेम रहेगा। और जो मैक्सिमम सिमेट्री होगी 6 वोल्ट सिमेट्री, वो क्या आप बिल्कुल उसको 360 डिग्री भी आप रोटेट कर लें तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बात थी, आप स्लाइड को पॉज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल होता है शेप इन विच अ सॉलिड या क्रिस्टल यूजुअली ग्रोस। ठीक है, वो क्या होती है, उसकी हैबिट होती है। नाम से जाहिर है कि जिस शेप में वो बनता है, जिस शेप को वो धारना चाहता है, वो आपके पास क्या होती है, हैबिट ऑफ दैट क्रिस्टल। ठीक है, अब कहने का मकसद इधर सिर्फ ये है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो वैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा था, तो अगर यहां पर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl के बनने में यूरिया की इम्प्योरिटी आ गई है तो NaCl क्यूबिक के बजाय किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी दफा पूछी जा चुकी है। ठीक है, क्रिस्टल, द एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल जो है वो आपके पास क्रिस्टल हैबिट होती है। ठीक है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास हमेशा सिमिलर होता है, लेकिन जब तक आपके पास कोई इम्प्योरिटी नहीं आ जाती। जैसे ही आपके पास कोई इम्प्योरिटी आती है तो वो हैबिट ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो जाती है और वो डिफरेंट शेप में बनना शुरू हो जाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में। आगे के लेक्चर्स में हम बाकी की तमाम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को और उसके साथ साथ आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।